प्रश्न नंबर 12। शिशु के मुख्य रोगों, उनके कारण तथा उनके उपचार का वर्णन कीजिए। विषाक्त भोजन से क्या अभिप्राय है? डिस्क्राइब द मेन डिसीज ऑफ इन्फेंट्स, देयर कॉजेज एंड देयर ट्रीटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड पॉइजनिंग? उत्तर, शिशु के मुख्य रोग, मेन डिसीज ऑफ इन्फेंट्स, जल तथा भोजन द्वारा फैलने वाले रोग। कुछ रोग जल के द्वारा भी फैलते हैं। जल द्वारा फैलने वाले रोगों में हैजा तथा पेस्टिस प्रमुख हैं। भोजन के द्वारा भी ऐसे रोग फैलते हैं। टाइफाइड या मोतीझरा भी जल द्वारा फैलने वाला रोग है। संसर्ग द्वारा फैलने वाले रोग। संसर्ग द्वारा फैलने वाले रोगों में टेटनस, कोढ़, खुजली, आँख आना, एक्जिमा, कर्णफेयर, दाद आदि आते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोग। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों में चेचक, खसरा, छोटी माता, जुकाम, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा तथा तपेदिक आदि हैं। वायु के द्वारा इन रोगों को जीवाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे रोगी बना देते हैं। चौथा, कीट द्वारा फैलने वाले रोग। कीट द्वारा फैलने वाले रोगों में मलेरिया, प्लेग, फाइलेरिया तथा पित्त ज्वर आते हैं। हम एक एक करके लेते हैं। पहले चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता कहते हैं। रोगों के कारण ये रोग विषाणुओं में फैलता है। विषाणु वायु के द्वारा फैलकर रोग में फैलते हैं। रोग का मल, मूत्र, थूक, नाक आदि भी रोग फैलने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। रोग के लक्षण। छोटी माता का विषाणु शरीर में प्रवेश करके इन लक्षणों को प्रकट करते हैं। सिर दर्द, बेचैनी, आँख का भारीपन बढ़ जाता है। 1 या 2 दिन के बाद शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। ये दाने कम गहरे होते हैं, इसलिए त्वचा पर इनके निशान प्राय नहीं रहते। रोगी को बुखार होने लगता है। रोगी का इलाज। रोग के लक्षण जैसे ही दिखाई दें, रोगों की व्यवस्था अलग कमरे में करनी चाहिए। साथ ही निम्न व्यवस्थाओं भी करनी चाहिए। रोगी के कमरे, कपड़े तथा बर्तन की सफाई कीटाणुनाशक घोल के पानी से होनी चाहिए। रोगों को हल्के नमक वाला भोजन देना चाहिए, अन्यथा रोगी को खुजली की अनुभूति होने लगेगी। रोगी के आराम की पूरी व्यवस्था होनी आवश्यक है। यदि खुजलाहट अनुभव हो तो रुई के फफोए से हल्का हल्का सहलाना चाहिए। रोग से बचने के उपाय। इस रोग से बचने के लिए निम्न उपायों को करना चाहिए। रोगी के वस्त्र को कीटाणुनाशक घोल से साफ करना चाहिए। रोगी के मल मूत्र को अलग गड्ढे में दबा देना चाहिए। रोगी के शरीर के दाने की सूखी पापड़ी को झटका कर जला देना चाहिए। रोगी के संपर्क में अन्य व्यक्तियों को ना आने देना चाहिए। केवल एक व्यक्ति ही उसकी परिचर्या में रहे। रोगी के बिस्तर को उबलते पानी में धोना चाहिए। बच्चे को छोटी माता निकलने पर कम से कम 1 सप्ताह तक विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। कुकुर खांसी या काली खांसी, वूफिंग कफ जिसे हम कहते हैं। कुकुर खांसी एक भयंकर रोग है जो बच्चों के फेफड़ों तथा हृदय में प्रभावित करता है। बच्चों को इस कुकुर खांसी के विषाणु अधिक प्रभावित करते हैं। ये रोग 7 से 20 दिन तक परेशान करता है। कारण। इस रोग के विषाणु रोगी के थूक तथा लार में होते हैं। ये विषाणु वस्त्रों और खिलौनों में भी लग जाते हैं। अन्य बच्चे जब इन्हें मुंह में लगाते हैं तो उनको भी कुकुर खांसी हो जाती है। इस रोग को काली खांसी भी कहते हैं।
आरंभ में रोगी बालक को रह रहकर खांसी आती है और लगभग 5 मिनट तक बनी रहती है। रोगी बालक की नाक बहने लगती है और छींक आने लगती है तथा उसकी आंखें और मुंह लाल हो जाता है। कुकर खांसी के लक्षण कमजोर छाती वाले बालक के शरीर में जीवाणुओं के प्रवेश पा जाने से 6 से 10 दिन के भीतर प्रकट हो जाते हैं। रोगी बालक खांसते खांसते उल्टी कर देता है। प्रतिदिन रोगी बालक निर्बल और निस्तेज हो जाता है। लक्षण: इस रोग के जीवाणु बालक के जोर से बोलना, खांसने तथा छींकने के साथ सांस में मिलकर स्वस्थ बालक के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इसके संक्रमित रोगी बालक का जूठा खाना तथा उसके ग्लास से पानी पीने से भी ये रोग फैलता है। रोगी बालक का थूक, बलगम तथा नाक से बहने वाला तरल पदार्थ भी इस रोग को फैलाता है। रोग का उपचार: हम कैसे बच सकते हैं? रोगी बालक को स्वच्छ एवं हवादार कमरे में अलग सुलाना चाहिए। रोगी को अधिक से अधिक आराम देना चाहिए। रोगी को ताज़ा, सादा और हल्का आहार देना चाहिए। गर्म पेय थोड़ी मात्रा में 60 से 90 मिनट के अंतर में उसकी शक्ति स्थिर रखने के लिए पिलाते रहना चाहिए। डॉक्टर के परामर्श से कुकर खांसी की औषधि का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को खांसी की तीव्रता के कारण कोई चीज़ नहीं पचती। उल्टी हो जाने के कारण रोगी के फेफड़े में तंतुओं की प्रतिरोध शक्ति क्षीण हो जाती है। उसको निमोनिया तथा क्षय रोग से ग्रसित होने में संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए रोगी बालक की ठंड व सीलन से रक्षा करनी चाहिए। रोग से बचने के उपाय: स्वस्थ बालकों को काली खांसी का टीका लगवाना चाहिए। स्वस्थ बालक का आहार हल्का तथा पौष्टिक होना चाहिए। बालक के रोग मुक्त होने के बाद उसके वस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं तथा आवास स्थान को निसंक्रमित करवा देना चाहिए। स्वस्थ बालकों से रोगी बालक को दूर रखना चाहिए। उसकी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1.5 वर्ष की आयु तक बालक को ट्रिपल वैक्सीन नामक इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। फिर ये रोग जीवन भर नहीं होता है। इस इंजेक्शन से बालक की कृत्रिम रोग निरोधक शक्ति विकसित हो जाती है। वह बालक की रक्षा करती है। ठंड एवं खांसी से स्वस्थ बालकों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। खांसी की शिकायत होने पर उचित औषधियों द्वारा उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो वह बढ़कर भयंकर रूप धारण कर सकती है। तीसरा पॉइंट है, तीसरी जो डिसीज़ है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं। ये रोग बहुत गंभीर तथा संसर्गजन्य है। रोग के रोगाणु वायु द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। मनुष्य के शरीर में इस रोग के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तथा फेफड़े व अन्य कोमल जगहों पर अपना स्थान बना लेते हैं। रोगी का शरीर कमज़ोर होता है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 5 लाख से अधिक व्यक्ति तैपादिक ट्यूबरक्लोसिस टीबी रोग से मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। चौथा जो है पेचिस, मतलब डिसेंट्री जिसे हम कहते हैं, मतलब पेट चलना। पेचिस जल के फैलने वाला एक साधारण रोग है। पेट के ऐंठन होकर बार बार शौच जाना पड़ता है। मल साफ नहीं होता। चिपचिपा पदार्थ मल में रहता है। इस चिपचिपे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। शौच में कभी कभी रक्त भी आने लगता है। कारण क्या है इनके? पेचिस रोग जल के
उपस्थित जीवाणु द्वारा होता है। ये रोग अमीबा हिस्टोलिस्टिका द्वारा फैलता है, जो वायरस होता है इसमें, अब उसको कहते हैं। संक्रमण, ये रोग 1 या 2 दिन में होता है। रोगाणु शरीर में पहुंचता है तथा अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है। पेशिश में रोगाणु मल में होते हैं। दूषित मल की इस रोग का संक्रमण करते हैं। लक्षण क्या हैं इसके? पेशिश में जीवाणु शरीर में पहुंचकर ऐंठन पैदा करता है, पेट में मरोड़ उठता है, दस्त के साथ आम भी आने लगती है। बचाव के ये उपाय। पेचिश के रोग से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने जाने चाहिए। रोगी को पृथक से ये अकेले ही खाना खिलाना चाहिए। मक्खियों को नष्ट करना चाहिए। पेचिश के रोगी का मल से संक्रमण अलग होना चाहिए। सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। 5वीं जो डिसीज है, बीमारी है, वह है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक तीव्र संक्रामक एवं फैलने वाला रोग है। ये रोग कैल्वलोफर लियोफर बैसिलिन द्वारा होता है। इस जीवाणु को कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया भी कहते हैं। ये जीवाणु मुख्यतः गला, हल्का तथा श्वास निकालने के ऊपरी अंगों के उत्पन्न होता है। ये गले, नाक तथा मुख के विसर्जनों में पाया जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। जबड़े तथा गर्दन के पास की लसिका ग्रंथियां सूज जाती हैं। थूक सटकने, पानी पीने अथवा सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। प्रारंभ में रोगी का गला खराब हो जाता है। टॉन्सिल्स का बढ़ जाना। इस रोग के जीवाणु विष उत्पन्न करते हैं। ये विष रक्त में घुलकर रोगी के नाड़ी मंडल तथा हृदय को प्रभावित करता है। गंभीर रूप से गंठन, तालू तथा टॉन्सिल्स की शैल्मिक झिल्लियों पर सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। भौगोलिक वितरण। ये रोग मुख्यतः समशीतोष्ण क्षेत्र में अधिक फैलता है। ये रोग ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक फैलता है। इसकी आयु कितनी है? यद्यपि इस रोग से किसी भी आयु का व्यक्ति अछूता नहीं है, फिर भी ये रोग 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक ये प्रभावित होता है। मृत्यु 2 से 5% तक इस रोग से मृत्यु हो जाती है। मौसम। ये रोग सर्दी के मौसम के प्रारंभ से शुरू होता है, परंतु इसकी गंभीरता नवंबर तथा दिसंबर में होती है। उद्भवन काल सामान्यतः 2 से 5 दिन तक माना जाता है, परंतु कभी कभी ये काल लंबा हो जाता है। प्रसार। इस रोग को फैलने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्रॉपलेट इन्फेक्शन, बिंदु संक्रमण द्वारा रोगी के खांसने, छींकने, थूकने या बोलने से जीवाणु बाहर आ जाते हैं। ये जीवाणु सांस द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब हम जब ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसे दूर रहना चाहिए। दूषित दूध तथा अन्य भोजन पदार्थों के खाने पीने से भी फैलता है। रोगवाहक स्वास्थ्य तथा रोगी, इनमें नाक संबंधी नेसल, जो नाक से वाहक, गले में संबंधित वाहकों से अधिक खतरनाक होते हैं। ये संक्रमित वस्तुएं रुमाल हो गया, खिलौना हो गया, स्लेट होगी, पेंसिल आदि द्वारा भी प्रत्यक्ष रूप से फैल जाता है।
अब रोग के स्तर, इसकी स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। ये रोग 3 स्तरों में होकर गुजरता है। स्टेज ऑफ टॉक्सीमिया, दूसरा है स्टेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फेलियर, तीसरा है स्टेज ऑफ पैरालिसिस। अद्भवन काल, इसका ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 से 10 तक माना जाता है। निवारण, इसका सलूशन क्या है? इस रोग के निवारण के लिए निम्नलिखित उपायों को कम काम में लाया जा सकता है। पहला है, रोगी को पृथक कर देना चाहिए या अलग कर देना चाहिए। रोगी को अस्पताल भेजा जा सकता है और घर में अलग रखा जा सकता है। घर में उसे समुचित रूप से संबंधित कमरे में रखा जाना चाहिए। नियमित रूप से उन सभी व्यक्तियों को गरारे कराने चाहिए जो रोगी के संपर्क में आते हों। अधिसूचना, इस रोग के फैलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए। निसंक्रमण, घर में फॉर्मेलिन को 1% के घोल में निष्क्रमित किया जाना चाहिए। बिस्तर तथा वस्त्रों को भाप से निसंग्रहित किया जाना चाहिए। स्लेट, पेंसिल, खिलौने आदि को आधे घंटे तक उबाला जाना चाहिए। रोगी के गले तथा मुख के विसर्जनों को कपड़े के टुकड़े पर लेना चाहिए। उस कपड़े को तुरंत ही जला देना चाहिए। नाक संबंधी वहाँ को रोगों को हमें जो है इसकी केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। रोग निरोधक प्रतिरक्षण, इसका मतलब है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। डिप्थीरिया के परिणामों से जनता को अवगत कराया जाए, साथ ही उनके सक्रिय प्रतिरक्षण के लाभों की जानकारी करानी चाहिए। नवजात शिशु प्रायः आरक्षित नहीं होते हैं, इसलिए 1 वर्ष तक के बच्चे को सक्रिय प्रतिरक्षण प्रदान कराना उपयुक्त नहीं है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों की प्रतिरक्षण प्रदान कराना अनिवार्य है, क्योंकि ये सबसे अधिक आरक्षित होते हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों की सिक परीक्षा, सिक टेस्ट द्वारा जांच की जाए। इसके बाद उनको सक्रिय प्रतिरक्षण प्रदान किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित रोग निरोधक का प्रयोग लाभप्रदाय सिद्ध होता है। पहला, TAF, इसका मतलब है टॉक्साइड एंटीटॉक्सिन फ्लोसिस। इसके 2 से 3 सप्ताह के अवकाश पर 3 इंजेक्शन मांसपेशियों में दिए जाने चाहिए। हर बार ये दवा ACC से कम नहीं होनी चाहिए। ये दवा प्रतिक्रिया करती है, इसलिए ये बच्चों को नहीं देनी चाहिए। ये वयस्कों के लिए उपयुक्त है। APT, अलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड, 4 सप्ताह के अवकाश पर इसके टीके दिए जाने चाहिए। प्रथम टीके में APT 0.2 और दूसरे टीके में 0.5 cc दी जानी चाहिए। ये इंजेक्शन मांसपेशियों में दिया जाना चाहिए। PTAP, प्योरीफाइड टॉक्साइड अल्मोनियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेटेड, इसकी खोज हाल ही में की गई है। इसको 4 सप्ताह के अंतर पर 2 बार मांसपेशियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इसकी मात्रा 0.5 cc होनी चाहिए। इस दवा को देने से पूर्व व्यक्ति की मेलोनी की परीक्षा द्वारा जांच कर लेनी चाहिए। छठा पॉइंट है, एंटी डिप्थीरिया सीरम की 1 से 2,000 इकाई द्वारा निष्क्रिय प्रतिरक्षण प्रदान किए जाने चाहिए। जब डिप्थीरिया किसी समुदाय या संस्था में फैल जाए तो संपूर्ण समुदाय या संस्था के लोगों की ये परीक्षा ली जाए।
साथ ही गले में स्वानों स्वैब्स की जांच की जाए। इन दोनों परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर व्यक्तियों को इस प्रकार व्यक्तिगत किया जाना चाहिए। छींक प्लस तथा स्वैब जो माइनस जो अहानिकारक आरक्षित हार्मलेस सुपरबिलिटी यह घाती जीवाणु। दूसरा, छींक प्लस स्वैब प्लस अघाती जीवाणु आरक्षित हैं। छींक प्लस स्वैब तथा घातिक जीवाणु देखभाल तथा एंटीटॉक्साइन के उपचार करो। छींक माइनस स्वैब माइनस अहानिकारक तथा रोग प्रक्रिया करो। इस तरह हमें अपना बचाव करना चाहिए। ये सारे टेस्ट जो हैं ये लैब टेक्नीशियंस करते हैं डॉक्टर की देखरेख में, और फिर उसके जो परिणाम आते हैं उसके परिणाम के अनुसार ही डॉक्टर हमारा इलाज करता है। उदाहरण के लिए इसके रोगी के उपचार के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रोगी को आराम प्रदान किया जाना चाहिए, इसके लिए उसे बिस्तर पर रखा जाए। सीरोथेरेपी ने इस रोग से होने वाली मृत्यु दर को कम कर दिया है, अतः इसका प्रयोग करना चाहिए। सीरम की मात्रा इस प्रकार दी जा सकती है। रोगी की आयु, हल्का आक्रमण, साधारण आक्रमण, विषय आक्रमण, तीव्र आक्रमण। 5 से कम आयु वाले बच्चों के लिए 3 से 5,000 इकाई, 5 से 10,000 इकाई, 10 से 20,000 इकाई, 15 से 30,000 इकाई। 15 वर्ष से ऊपर वाले जो वयस्क हैं उन्हें 5 से 10,000 इकाई, 10 से 15,000 इकाई, 20 से 40,000 इकाई, अगर तीव्र आक्रमण है तो 40 से 60,000 इकाई में इनको बांट देना चाहिए। सीरम की ये मात्राएं मांसपेशियों के माध्यम से दी जानी चाहिए। 1 लाख यूनिट की पेनिसिलिन का इंजेक्शन प्रति 3 घंटे पर 2 से 3 दिन तक देना चाहिए। जब तक गला साफ ना हो जाए तब तक पेय पदार्थ देने चाहिए। नसों के माध्यम से ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। तो ये तो था हमारा डिप्थीरिया का। अब जो है अब हम चलते हैं मोतीझरा या टाइफाइड। हिंदी में हम इसे मोतीझरा कहते हैं और इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं। जो मोतीझरा को टाइफाइड, मियादी बुखार आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग पूरे संसार में फैलता है। टाइफाइड के जीवाणु एक समय सीमा तक रोगी को परेशान करते थे। यदि टाइफाइड का बुखार समय सीमा तक ठीक नहीं होता और अन्य कोई उलझन हो जाती है तो मृत्यु तक की संभावना हो जाती है। रोग के कारण, अब ये टाइफाइड कैसे फैलता है, कैसे होता है, इसके कारण हम जान लेते हैं। टाइफाइड वैस्लिन टाइफोसिस अथवा सैल्मोनिया टाइफी नामक रोगाणु द्वारा फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के मल मूत्र आदि में होते हैं। यदि इनके निराकरण की उचित व्यवस्था तथा रोकथाम नहीं होती तो पानी, भोजन आदि के साथ रोगाणु स्वास्थ्य मनुष्य पर तेजी से आक्रमण करते हैं। टाइफाइड रोग का कार्यक्रम 4 से 40 दिन तक होता है। जब इस रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो 7 से 21 दिन तक बुखार रहता है और टाइफाइड है उनको तकलीफ होती है। रोग फैलने के निम्न 2 कारण हैं। प्रत्यक्ष, टाइफाइड के रोगी की देखभाल तथा परिचर्चा करने वाला व्यक्ति कभी कभी टाइफाइड के रोगाणुओं के संपर्क में आ जाता है। जब देखभाल करने वाला व्यक्ति रोगी के मल मूत्र के बर्तनों को उठाता है, उसके सामान को छूता है, इससे ये जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अप्रत्यक्षा, टाइफाइड रोग को फैलाने में दूषित जल, दूध तथा भोजन का बहुत योगदान होता है। जब टाइफाइड महामारी के रूप में फैलता है तो उसका यही कारण होता है।
फलों, सब्जियों, बाजार में खुले पदार्थ तथा तरल पदार्थों के द्वारा ये रोग अधिक फैलता है। रोग के कारण, इसके सिम्टम्स क्या हैं ये हम देख लेते हैं। टाइफाइड के रोगाणु आंतों पर आघात करते हैं। सेक के लक्षण निम्न प्रकार प्रकट होते हैं। बुखार आने लगता है, इसका तापक्रम 100, 101 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक होते हैं। बुखार धीरे धीरे चढ़ता है, इससे सीढ़ी पर चढ़ने जैसी संज्ञा दी गई है। 100 से लेकर धीरे धीरे 104, 105 फ़ारेनहाइट तक बुखार बढ़ जाता है। बुखार का प्रयोग प्रायः 3 सप्ताह तक रहता है। पहले 1 सप्ताह में कम, दूसरे में ज़्यादा, फिर तीसरे में और ज़्यादा, फिर चौथे सप्ताह में बुखार कम हो जाता है। दूसरे सप्ताह में सभी में कई सामान्यता आ जाती हैं, जैसे पेशाब बंद हो जाना, पेट फूल जाना, रुधिर स्राव हो जाता है। इस अवस्था में मृत्यु तक हो जाती है। जीभ बीच से सफ़ेद तथा किनारों पर लाल हो जाती है। दूसरे सप्ताह में गला तथा कमर में गुलाबी दाने हो जाते हैं। नाक से खून निकलने लगता है। तीसरे सप्ताह में बुखार शांत हो जाता है और चौथे सप्ताह में बुखार ये उतर जाता है, पर दुर्बलता बनी रहती है। तो इससे कमजोरी आ जाती है और हमें दूध, फल का सेवन करना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। परिचर्या। टाइफाइड के रोगियों का ये उपचार अत्यंत सावधानीपूर्वक अपने को स्वस्थ रखते हुए करना चाहिए। परिचर्या को रोगियों की परिचर्या करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोगाणु नाशक घोल से रोगियों के मल, मूत्र व थूके आदि के जीवाणु नष्ट कर देने चाहिए। चिकित्सा की सलाह से रोगी को दूध, चाय, फलों के रस आदि देने चाहिए। टेरामाइसिन के इंजेक्शन भी डॉक्टर ये लगाते हैं। रोगी का कमरा अलग हो। रोगी को हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। रोगी को पानी उबाल कर देना चाहिए। बचने के उपाय, प्रिवेंशंस। टाइफाइड एक भयंकर रोग है। रोगी की परिचर्या करने वाला तक रोग की चपेट में आ सकता है। अतः इस रोग से बचने के ये उपाय निम्न प्रकार हैं। रोगी के द्वारा बरते जाने वाले जल के, दूध के तथा अन्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी के वस्त्रों को रोगाणुनाशक घोल में डालकर धोना चाहिए। जल को उबालकर पीना चाहिए। रोगी के मल, मूत्र, थूक आदि के पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सब्जियों तथा फलों का प्रयोग सदा धोकर करना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं को सदा ढककर रखें। रोग फैलने की संभावना देखते ही ये बचाव का टीका ये लगवा लेना चाहिए। अब 7वें नंबर पे हम अगली डिसीज़, अगली बीमारी की चर्चा करते हैं, जिसे हिंदी में हम खसरा कहते हैं और अंग्रेजी में हम मीजल्स कहते हैं। खसरा वायु द्वारा प्रसारित एक भयंकर रोग है। भारत में खसरे से मरने वाले प्रत्येक 10 बच्चों में से 5 बच्चे 5 वर्ष तक की आयु के होते हैं। ये रोग विषाणुओं द्वारा फैलता है। शिशुओं तथा बालकों पर इस रोग के विशेषण अधिक भयंकर आघात करते हैं। रोग के कारण अब हम डिस्कस करते हैं कि रोग के कारण क्या हैं और ये कैसे फैलता है। रोग के लक्षण। इस रोग का प्रकोप जब होता है तो उस समय के लक्षण प्रकट होते हैं। रोगी को झाड़ा लगाकर बुखार आता है, आँखों से पानी निकलता है और वह लाल हो जाती हैं। इस बीच बच्चा खांसता रहता है और छींकता रहता है। उसकी खांसी तथा छींके हवा में विषाणुओं को फैलाती हैं। खसरा के दाने 8 से 10 दिन में ये उतर जाते हैं। रोगी बेचैनी अनुभव करता है।
सूखी छींकें लगातार आती रहती हैं। ये अवस्था दाने निकालने तक बनी रहती हैं। संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी खसरा निकल सकती है। रोग का ये उपचार, हाउ टू ट्रीट इट। जिस रोगी को खसरा हो उसे साफ कमरे में रखना ये आवश्यक है। रोगी को ठंड से ये बचाना ये आवश्यक है। कमरे में स्वच्छ वायु का प्रभाव बना रहना चाहिए। तेज रोशनी से भी रोगी को ये बचाना चाहिए। तेज रोशनी से भी रोगी को ये बचाना चाहिए। रोगी को गर्म पेय, दूध, चाय, कॉफ़ी देनी चाहिए। यदि कुछ गंभीर स्थिति दिखाई दे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रतिबंधक ये उपाय इसके क्या हैं? खसरा से बचने का सबसे सही उपाय है यहाँ खसरा हो उस स्थान से बचा जाए, इसलिए इन प्रतिबंधक उपायों का पालन करना चाहिए। रोगी को पौष्टिक आहार देकर उसका रोगी प्रतिरक्षण शक्ति को बढ़ाना चाहिए। बॉडी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना चाहिए। ये सभी उपाय अपनाने चाहिए जो चेचक तथा छोटी माता के निकलने के समय बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों को खसरा वाले बालक के संपर्क में आने से रोकना चाहिए। यदि बच्चा रोगी के संपर्क में आए तो कम से कम 16 दिन तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। अब हम अगली बीमारी पे चलते हैं जिसे हम टेटनस कहते हैं। टेटनस जो है, अब ये कह रहे हैं कि टेटनस कारण क्या है? टेटनस के विषाणु धूल, गोबर, कीचड़, घोड़े की लीद आदि से होते हैं। शरीर में जब कहीं घाव हो जाता है तो उसे घाव के जरिए टेटनस के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नवजात शिशु की कटी हुई नाल के जरिए टेटनस के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें रोगी के लक्षण, टेटनस का रोग हो जाने पर निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। रोगी को दौरे पड़ने लगते हैं। रोगी का बुखार भी होता है। मांसपेशियों तन जाती हैं और उसमें सकतपन बा जाता है। जबड़ा सख्त हो जाता है और वह इतना भींग जाता है कि रोगी के मुंह में कुछ भी डालना कठिन हो जाता है। उपचार, ट्रीटमेंट। टेटनस के रोगियों को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। यहाँ पर उसे तुरंत टेटनस का टीका लगवा देना जरूरी है। टेटनस के टीके से रोगी के शरीर में फैले जीवाणु मरने लगते हैं। यदि इस कार्य में देर हो जाती है तो रोगी को बचाना कठिन हो जाता है। रोगी का कमरा शांत एकांत में होना चाहिए। वहाँ पर शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधक उपाय, प्रिवेंशंस। इस रोग को अधिक संभावना प्रवास के समय होती है। टेटनस के प्रतिबंधक ये उपाय निम्नलिखित हैं। प्रसाव के समय, डिलीवरी के टाइम पे प्रयुक्त होने वाले औजार कीटाणु निकलते होने चाहिए। जो डॉक्टर ऑपरेशन में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ये औजार करते हैं, वो एंटीसेप्टिक होने चाहिए। नाल काटने की कैंची अथवा चाकू को स्प्रिट आदि से निसंग्रहित किया जाना चाहिए। प्रसाव के समय प्रसूता को टेटनस अवरोधी टीका लगवाना चाहिए। बच्चों को ट्रिपल वैक्सीन, टेटनस, कुकर खांसी तथा डिप्थीरिया का मिला जुला टीका लगवाना चाहिए। नर्स, दाई तथा डॉक्टर आदि के हाथ साफ हों, उनके नाखून कटे हुए हों। बच्चों के चोट लगने की हालत में उनके घाव को टिंचर आयोडीन के घोल से साफ करना चाहिए। अब हम अगली बीमारी पे चलते हैं। इसे हम कहते हैं अतिसार, डायरिया। अब डायरिया क्या होता है? इसमें उल्टी दस्त एक साथ लगते हैं। डायरिया से कभी कभी आपने देखा होगा उल्टी और दस्त एक साथ लगते हैं। जो शरीर का पानी है वो कम हो जाता है और कमजोरी आ जाती है।
अतिसार का नाम प्रवाहिक अथवा दस्त भी है। गंदे जल, फल तथा भोजन के द्वारा इस रोग के विषाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। भोजन के ठीक प्रकार से हजम ना होने के कारण ये रोग अधिक होता है। बच्चों को ये रोग विशेष रूप से प्रभावित करता है। कारण क्या है? अतिसार के रोगाणु जब शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो फिर ये अवधि क्रियाशाली हो जाते हैं। बर्तन में ये रोग अनुचित तथा अपौष्टिक भोजन भी इसका कारण होता है। गंदे फलों से भी ये रोग फैलता है। असमय भोजन करने से अतिरिक्त हो जाता है। समय भोजन करने से अतिसार हो जाता है। गंदे वातावरण में इस रोग के जीवाणु पनपते हैं। गंदा दूध, पानी भी इस रोग को फैलाता है। लक्षण, इसके इंडिकेशंस क्या हैं? अतिसार के रोगियों को दस्त लगने आरंभ होते हैं। दस्त का रंग हरा होता है। दस्तों की संख्या एक दिन में 25 से 30 तक हो जाती है। रोगी इन दस्तों के कारण बिल्कुल दुर्लभ तथा शक्तिहीन हो जाता है। जब शरीर में पानी नहीं रहेगा तो कमजोरी तो आ जाती है। इसका ये उपचार, ट्रीटमेंट क्या है? अतिसार के रोगियों को पूरा आराम मिलना चाहिए। उसे इधर उधर बैठना, घूमना नहीं चाहिए। उसे निम्न पदार्थ पीने के लिए दिए जा सकते हैं: सोडा वाटर, शीघ्र पचने वाले हल्के खाद्य पदार्थ, अरारोट का पानी या मट्ठा। अब प्रतिबंधक ये उपाय क्या हैं? अतिसार रोग प्रिय उन बच्चों को होता है जिन्हें उनकी माताएं अपना दूध नहीं पिलाती, ऊपर का ये पिलाती हैं, इसलिए इस रोग के प्रतिबंध उपाय इस प्रकार है। सदैव स्वच्छ तथा स्वस्थ पशु का दूध बालकों को देना चाहिए। बच्चों की दूध की बोतल प्रतिदिन साफ करनी चाहिए। खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। विषाक्त भोजन, फूड पॉइजनिंग। विषाक्त भोजन में अभिप्राय उस भोजन से है जिसको खाने से व्यक्ति में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विषाक्त भोजन के कारण, फूड पॉइजनिंग के रीजंस क्या क्या हैं? यहाँ भोजन बनाया जा रहा है, वहाँ पर किसी कीड़े का भोजन में गिरना, किसी जहरीले पदार्थ का भोजन में मिलना, भोजन बनाने की प्रक्रिया में दोष होना, रखे हुए दूषित खाद्य ये पदार्थों को खाने में विषाक्त प्रभाव शरीर पर पड़ता है। लक्षण, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं? विषाक्त भोजन का आम प्रभाव उल्टी तथा दस्त होना है। इसके लक्षण हैजे वाले रोगी जैसे होते हैं। उपचार, ट्रीटमेंट क्या है? विषाक्त भोजन के रोगियों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। रोगी के शरीर का विष निकलवाने के लिए उपयुक्त औषधि देनी चाहिए। इसके उपचार के लिए शरीर में पानी तथा अन्य तत्वों की कमी को शरीरों द्वारा ग्लूकोज बढ़ाकर पूरा किया जाता है। रोगी को ऐसे समय पूरा विश्राम देना चाहिए। हैजे के रोगी को दिए जाने वाले समस्त उपचार रोगी को दिए जाने चाहिए। बचाव के ये उपाय, विषाक्त भोजन के प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय अपनाने चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ताज़े तथा अच्छे फलों का सेवन करना चाहिए। सदा ताज़ा भोजन करना चाहिए। भोजन सफाई के साथ बना होना चाहिए। सड़ी गली साग सब्जियां नहीं खानी चाहिए। सामूहिक दावतों में आमतौर पर विशेष भोजन से बीमारी हो जाती है, इसलिए सामूहिक भोजन में यथासंभव अच्छे पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
इसी के साथ प्रश्न नंबर 12 समाप्त होता है।